देवभूमि की तमाम खबरों के साथ मैं हूं पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। लिपू लेक तवा घाट के पास सड़क हादसा हुआ है। दरकी चट्टान, सड़क मार्ग बाधित हो गया है, आवाजाही ठप पड़ी हुई है। धारचूला और गुंजी में करीबन 300 यात्री फंसे हुए हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। लिपू लेक तवा घाट का मामला, जहां पर सड़क मार्ग बाधित हो गया है। सड़क खुलने में 2 दिन का समय लगेगा। पिथौरागढ़ में लिपू लेक तवा घाट सड़क धारचूला से करीबन 45 किलोमीटर ऊपर लखनपुर के पास भारी चट्टान दरकने की वजह से 100 मीटर बह गई। इससे धारचूला और गुंजी में करीबन 300 यात्री फंस गए हैं। जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से सड़क खुलने में कम से कम 2 दिन का समय लग सकता है। पिथौरागढ़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजय पुंडीर हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट? पिथौरागढ़ में इतनी बड़ी चट्टान दरकी जिसके बाद सड़क मार्ग पूरी तरीके से बाधित, और सबसे बड़ी बात 300 से ज्यादा यात्री फंसे हुए हैं। जब से चारधाम यात्रा शुरू हुई है तभी से ही लगातार जो मौसम है वो लगातार तीर्थ यात्रियों की परीक्षा ले रहा है। मौसम के बदलने से लगातार जो मौसम विभाग है वो भी लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन इन दिनों हम देख रहे हैं कि चारधाम में धामों के दर्शन के लिए जो यात्री हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से पिथौरागढ़ में करीब 130 मीटर की जो सड़क थी वो पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। हालांकि लिपू लेक और तवा घाट के पास का ये मामला है जहाँ पर करीब 300 से ज्यादा यात्री है वो फंस चुके हैं। हालांकि इस सड़क को बनने में करीब 2 से 3 दिन लग सकते हैं। जब तक जो यात्री है वहाँ कहीं ना कहीं उन्हें रख रखाव यानी उनके ठहरने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है, क्योंकि हमने देखा है कि इन दोनों ओम पर्वत और जो आदि योगी कैलाश यात्रा है वो भी चल रही है। और ये जो मार्ग है कहीं ना कहीं चीन सीमा को जोड़ता है और यहाँ लगातार जो यात्री हैं वो पहुंच रहे हैं। यानी कहा जा सकता है कि पिथौरागढ़ जो जिला प्रशासन है वो लगातार यहाँ पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं और प्रशासन के अधिकारी भी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो मार्ग है उसे सही कर दिया जाएगा। लेकिन हमें नहीं लगता है, क्योंकि मौसम का जो बदलना है वो बार बार यात्रियों की परीक्षा ले रहा है। पूजा, बिल्कुल संजय, यात्रियों की परीक्षा मौसम लगातार ले रहा है और ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। अगर ग्राउंड जीरो की मैं बात करूं तो लिपू लेक तवा घाट के पास ये जो हादसा हुआ है, यहाँ पर संजय कौन कौन सी टीम तैनात है? सीआईएसएफ अमूमन देखने को मिलती है, बीएसएफ देखने को मिलती है और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू कर रही होती है। तो ऐसे में कौन सी टीमें पहुंची हुई हैं और क्या कुछ काम चल रहे हैं? देखिए पूजा, लगातार ही जिला प्रशासन के साथ साथ जो अन्य प्रशासनिक टीम है, एसडीआरएफ की बात की जाए या एनडीआरएफ की बात की जाए, जो राहत बचाव की जो टीमें हैं वो लगातार यहाँ मुस्तैद दिखाई दे रही है। क्योंकि जब इतना बड़ा जो पहाड़ दरकता है उसमें ये भी लगातार हम देख रहे हैं कि मौसम विभाग जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 5 जून तक जो मौसम है वो यही हालात रहेंगे। पहाड़ों में लगातार बर्फबारी भी हो रही है, मौसम लगातार बदल रहा है। ऐसे में लगातार लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु है उन्हें भी कहा जा रहा है कि जब मौसम खराब हो तो आप किसी सुरक्षित स्थान पर रुक जाएं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिला प्रशासन के साथ साथ जो राहत बचाव की टीमें हैं वो लगातार रेस्क्यू कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो लंबी सड़क थी वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि जो यात्री फंसे हुए हैं उनके खाने पीने और राहत जो सामग्री है वो प्रशासन द्वारा भिजवाई जा रही है। पूजा, संजय, इस दौरान मुझे करण महारा का एक बयान याद आता है। जब चारधाम यात्रा शुरू होने वाली थी तो करण महारा ने एक बात का जिक्र किया था कि गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेंसिटिव जोन्स को सबसे पहले चिन्हित करे और वहां से लोगों को दूर करने की कोशिश करे या उन रास्तों को डाइवर्ट कर दिया जाए ताकि लोगों की जो यात्रा है वो बाधित ना हो। लेकिन एक बार फिर से प्रशासन से ये बड़ी चूक हुई है।
जिस तरह से हम देख रहे थे कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे थे और वो यही कह रहे थे कि इस बार चारधाम यात्रा में किसी भी तरह की चूक ना हो। हालांकि जो संबंधित अधिकारी है उन्हें समय समय पर अलर्ट और उनके साथ बैठक भी की जाती है कि किसी भी तरह की चूक ना हो, क्योंकि बीते वर्ष भी हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और संबंधित विभाग की लापरवाही से कई लोगों की जान भी गई है। ऐसे में लगातार सरकार नहीं चाहती कि किसी भी तरह की लापरवाही हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक जो आपदा है वो बढ़ रही है। यानी ये भी कहा जा सकता है कि पहले से ही सरकार को इसका अंदेशा था कि कहीं ना कहीं जो रोड है मौसम के बदलने से खराब हो सकता था। यानी कहा जा सकता है कि पहले इस घटना को रोका भी जा सकता था, ये रूट डाइवर्ट भी किए जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि अभी किसी के कोई हताहत की कोई खबर नहीं है और कहा जा सकता है कि जो जिला प्रशासन की टीम है, राहत बचाव की टीम है, वो इस पूरे प्रकरण पर ध्यान लगाए हुए है। बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो जब भी उत्तराखंड के पहाड़ों का जिक्र होता है, उत्तराखंड और हिमाचल में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है समझिए। जब हम हिमाचल की बात कर रहे होते हैं तो हिमाचल के पहाड़ कुछ पक्के हैं, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ कच्चे हैं जो कि भरभरा कर नीचे आ जाते हैं। और ऐसे में जब विपक्ष चारधाम यात्रा पर गया था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सेंसिटिव जोन्स को हमें सबसे पहले चिन्हित करना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा और रास्तों को डाइवर्ट करना पड़ेगा ताकि यात्रियों को दिक्कत ना हो। वो गलती गवर्नमेंट से एक बार फिर से हुई है, प्रशासन से वो गलती एक बार फिर से हुई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चमोली से बड़ी खबर सामने आ रही है। पर्यटकों का इंतजार खत्म हो चुका है। आज से वैली ऑफ फ्लावर्स खुल चुकी है। पर्यटकों को बर्फीले ट्रैक से गुजरना होगा। नंदा देवी नेशनल पार्क प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। 500 से ज्यादा प्रजातियों के रंग बिरंगे फूल अब आप देख सकते हैं। तो फ्लावर वैली अगर जाने का आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो बिल्कुल ठीक सीजन का चुनाव आप कीजिए और जाइए। नंदा देवी नेशनल पार्क के प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं आपके लिए। 87.50 वर्ग किलोमीटर में ये फूलों की घाटी फैली हुई है। समुद्र तल से 12,995 फीट की ऊंचाई पर है ये घाटी और बेहद खूबसूरत। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल के प्रधानमंत्री से मुलाकात। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड की मुलाकात हो रही है और दूसरी तरफ एक बड़ा लश्कर है जो नेपाल के तमाम अधिकारी हैं और इधर हिंदुस्तान के तमाम अधिकारी आमने सामने बातचीत कर रहे हैं। ये द्विपक्षीय वार्ता है। द्विपक्षीय वार्ता का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो उसमें सैन्य सुरक्षा भी आ जाती है, पारस्परिक सांस्कृतिक संबंध भी आ जाते हैं और इनडायरेक्टली जो नेपाल के साथ में जब हम डील कर रहे होते हैं तो हम चाइना के साथ भी अपने संबंध की इनडायरेक्टली बात कर रहे होते हैं। यहां पर मैं इस बात को कोट कर दूं। तो खबरों में रुक करेंगे देवभूमि का। हम फूलों की घाटी का जिक्र कर रहे थे, तो अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं उत्तराखंड जाने का तो चमोली का रुख आपको करना चाहिए क्योंकि फूलों की घाटी आपके लिए खोल दी गई है। वैली ऑफ फ्लावर्स, पर्यटकों को बर्फीले ट्रैक से गुजरना होगा और उसके बाद आप पहुंच जाएंगे नंदा देवी नेशनल पार्क, जहां की तैयारियां प्रशासन ने पूरी पुख्ता कर ली है। 500 से ज्यादा प्रजातियों के रंग बिरंगे फूल आप एक साथ एक घाटी में देख पाएंगे और सबसे बड़ी बात समझिए, समुद्र तल से 12,995 फीट की ऊंचाई पर यह घाटी है। विश्व धरोहर है फूलों की घाटी, आज पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। घाटी के पैदल रास्तों पर 2 जगह पर भारी हिमखंड पसरे हुए हैं। पर्यटकों को हिमखंडों यानी कि जो बर्फीले रास्ते हैं उनके बीच से होकर गुजरना पड़ता है। सोचिए कि सफेद रंग की बर्फीली चादर से होकर के पहाड़ों के बीच से आप गुजरें और उसके बाद अचानक से आपको दीदार हो रंग बिरंगे फूलों के, कितना मनोरम और सुंदर लगता है। और ऐसे ही फूलों की जो घाटी है वो विश्व धरोहर नहीं कही जाती, बल्कि पर्यटक यहाँ दूर दूर से आते हैं। 1 जून से खोल दी जाती है ये घाटी, 31 अक्टूबर तक बंद कर दी जाती है। पुष्कर नेगी संवाददाता हमारे जुड़े हैं चमोली से। पुष्कर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आपका नाम भी पुष्कर है और साथ में फूलों की घाटी भी खोल दी गई है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा खुशी की बात पर्यटकों के लिए है कि अब वो विश्व धरोहर का दीदार कर पाएंगे। इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है नंदा देवी नेशनल पार्क में, पुष्कर?
बिल्कुल देखिए पूजा, आपने सही कहा कि आज से जो है 1 जून से और 31 जून तक जो है जी। गोमती घाट के कपाट जो है राम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। ठीक 11 बजे का वक्त था। 11 बजे के जो आपने जो तस्वीरें भी देखी होंगी कि गोविंद घाट से जो है धांगध्रा के लिए रवाना कर दिया गया था। उसके बाद जो है आज से और 31 अक्टूबर तक घाट की स्थिति रही। और यहाँ की अगर मैं आपको जिक्र करूँ तो यूनेस्को ने इसको 2005 में जो है यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर का नाम भी दिया था गोमती घाट के। 500 से अधिक प्रजातियां यहाँ पे होती हैं। और अगर तैयारियों की यहाँ पे बात करी जाए तो तैयारियों को लेकर जो है चाहे वन विभाग हो, चाहे नंदापुरी राष्ट्रीय पार्क के कर्मचारी हो या डीएफओ हो या जिलाधिकारी हो, क्योंकि सबसे कठिन यात्रा जो है गोमती घाटी की यात्रा होती है, क्योंकि रूट एक ही रूट होता है। चाहे आप हेमकुंड चले जाइए, हेमकुंड के बाद आप जो है गोमती घाटी के दीदार के दर्शन आपको होंगे। तो इसको लेकर जो है यहाँ पे तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू कर दी गई हैं। और यहाँ जो है 11 बजे के करीब जो है कपाट खोलने की यहाँ पे घोषणा हो गई है। हालांकि इस बार जो अलग देखने को आपको मिलेगा पूजा, वो अलग आपको यह देखने को मिलेगा कि बर्फ की बड़ी बड़ी शिलाएं, यानी बर्फ आपको चारों तरफ दिखेगी। चाहे आप हेमकुंड चले जाइए, चाहे आप गोमती घाटी चले जाइए, रास्ते में आपको बर्फ ही बर्फ दिखेगी। इसको लेकर अगर तैयारियों की बात जो है लगातार जो है प्रशासन ने भी की है। और जो लोग यहाँ पे जा रहे हैं, चाहे स्थानीय लोग हों चाहे स्थानीय पर्यटक हो, इनकी यहाँ पे पूरी व्यवस्था जो है बिल्कुल प्रशासन ने पुष्कर, करी है। आपका रुख मैं वापस से करूंगी क्योंकि अगली खबर पर आपकी जरूरत होगी। तो अगर आपने अभी तक प्रोग्राम नहीं बनाया है फूलों की घाटी का, तो आपके लिए खुशखबरी, फूलों की घाटी का रुख आप कर सकते हैं। इस बीच बद्रीनाथ धाम को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पुनर्निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने कार्यों का निरीक्षण किया है। मास्टर प्लान के तहत ये काम किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है बद्रीनाथ मास्टर प्लान। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने विशेषज्ञों से बातचीत करी है। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत पुनर्निर्माण काम तेजी से चल रहा है। इस साल आखिर तक बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के ज्यादातर कामों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी मौजूदा स्थिति आपको बता दें 80% काम लगभग कंप्लीट माना जा रहा है। तो वहीं शासन प्रशासन की ओर से पुनर्निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाती है, जिसकी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद करते हैं। तो वहीं जिलाधिकारी हिमांशु खुराना की अगर बात की जाए तो ग्राउंड पर पहुंचे हुए थे। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण उन्होंने किया। इस दौरान जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ GMVN में अधिकारियों, डिजाइनर्स, कंसल्टेंट, वाडिया इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों और तकनीकी एक्सपर्ट्स के साथ में संचालित निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा भी की है। वहीं उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया है कि निर्माण कार्यों के लिए जरूरी सामग्री को एडवांस में मंगवाया जाए। वाडिया इंस्टीट्यूट का जब यहाँ पर जिक्र हो रहा है तो आपको याद दिला दें, वाडिया इंस्टीट्यूट वही है जिसने जोशीमठ की जो दरकते हुए पहाड़ थे और तमाम चीजें थी, उनका विस्तृत रिपोर्ट सरकार के सामने साझा किया था। पुष्कर नेगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लगातार। पुष्कर, देखिए ग्राउंड जीरो की अगर बात करें तो हिमांशु खुराना आज पहुंचे हुए थे और बद्रीनाथ मास्टर प्लान की हम बात कर रहे हैं, जो कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के ही ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसकी बहुत बारीकी से मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसकी समीक्षा के लिए आज हिमांशु खुराना पहुंचे हुए थे ग्राउंड जीरो पर। बिल्कुल देखिए पूजा, आपने सही कहा कि मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री का जो कार्यालय PM हो, लगातार इस पे चाहे बद्रीनाथ हो चाहे वो केदारनाथ हो, क्योंकि केदारनाथ में भी जो है पूजा जो है मास्टर प्लान का काम चला और वहाँ का सेकंड फेज का काम चल रहा है। अगर बद्रीनाथ का जो काम है वो तो फर्स्ट फेज का काम चल रहा है, यानी कि जो साल आएगा 2024 का जो साल होगा, यानी चुनावी वर्ष होगा, उसको लेकर जो है तमाम सारे चाहे जो काम धरातल पे न उतरे हों उनको उतारने का काम जो है जिला अधिकारी जो है लगातार करे, चाहे वो रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी हो चाहे आपके चमोली के जिलाधिकारी हो। अगर जनपद चमोली की बात करी जाए पूजा, तो जनपद चमोली मास्टर प्लान का काम जो है बद्रीनाथ धाम में चल रहा है। यहाँ पे जो है हेलीपैड बन रहा है, हेलीपैड के साथ साथ जो है आस्था पथ यहाँ पे बनेगा। आस्था पथ के बाद जो है यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था से लेकर आपको जो है बाईपास यहाँ पे बन रहा है और जो मंदिर का जो प्रांगण है इसको यहाँ पे बनना है। तो इसको लेकर जो है मुख्य जो जिलाधिकारी जो हिमांशु खुराना है वो बद्रीनाथ पहुंचे थे और यहाँ पे जो है उन्होंने स्थलीय निरीक्षण भी किया। जा के चाहे जो भी हो, जो भी संबंधित विभाग हो, इनसे तक यानी दिसंबर का जब महीना आएगा तो बद्रीनाथ का जो ढांचा होगा, स्ट्रक्चर होगा, वो लगे आपको देखने को मिलेगा पूजा। इसको लेकर यहाँ पे मीटिंग भी कर दी गई है और उसके बाद सख्त से सख्त निर्देश भी दिए गए, चाहे आपका जल संस्थान हो, चाहे आपका विद्युत विभाग हो, चाहे आपका PWD हो, चाहे आपका PNBHSY हो, तमाम सारे जो भी संबंधित विभाग है सबको यहाँ पे सख्त से सख्त निर्देश दिए गए कि दिसंबर तक का जो काम होना है इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। मंदिर प्रांगण की अगर पूजा मैं बात करूं तो मंदिर प्रांगण से लेकर और आपका जो है जो मुख्य रोड है यानी मुख्य सड़क है, इसको लेकर भी यहाँ पे जो
डीएम चमोली है, इन्होंने निरीक्षण किया है, स्थलीय निरीक्षण किया, इसका भी सख्त से सख्त निर्देश यहाँ पे दिया गया कि इसका कार्य जो है लगातार किया जाए। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है हमारे साथ जुड़ने के लिए पुष्कर, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। ताजा अपडेट्स पर नजर बनाए रखिए। तो बद्रीनाथ केदारनाथ जो मास्टर प्लान है वो अपने आप में बहुत ज्यादा अवेटेड प्लान्स में से एक है, ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार ग्रामीण की विधायक अनुपमा रावत की हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता से झड़प हो गई, जिसके बाद अनुपमा रावत ने प्राधिकरण ऑफिस में खूब हंगामा काटा। काफी देर तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अधिशासी अभियंता माधवानंद जोशी ने विधायक से लिखित माफी मांगी, जिसके बाद मामला शांत हुआ। विधायक अनुपमा रावत ने बताया कि उनके क्षेत्र में लोगों को HRDA के ओर से नोटिस दिए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी लेने के लिए वो अधिकारी से मिलने पहुंची थी, लेकिन अधिशासी अभियंता माधवानंद जोशी ने उनके साथ अभद्रता की। विधायक ने यह भी कहा कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, तो आम जनता के साथ उनका बर्ताव का अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। विधायक जी ने भी मुझसे फोन से संपर्क किया गया, तो मतलब किसी भी आम जो हमारा एक सम्मानित प्रतिनिधि होते हैं या आम जनता आती है तो उनके साथ हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। और जो हमारे अधिशासी बनता है उनसे मैंने कहा कि भाई इस तरह की नहीं करनी चाहिए, तो उन्होंने एक जो एक्ट किया उन्होंने उसके लिए माफ़ी मांग ली है, क्षमा कर दी है और लिखित में माफ़ी मांगी, तो उससे ये प्रकरण समाप्त हो गया। एक तरीके से देखा जाए भ्रष्टाचार का ये एक अड्डा सा बन गया है। मैं सचिव महोदय के पास आई थी। मेरे क्षेत्र में जो गरीब वर्ग है, जो 40-40 साल पुराने, सचिव महोदय कहते हैं जी 21 के बाद 2021 के बाद हम ये रूल लाए, तो मुझे बताइए जिनके मकान 40-40 साल पुराने बने हुए हैं उनको नोटिस क्यों उनके घरों में चस्पा किए जा रहे। मैं उस बात को लेकर सचिव महोदय के पास आई, वो बैठे नहीं थे। मैंने उनके ही चपरासी भाई जो बाहर बैठे थे उनसे कहा भैया जरा बताइएगा एक्शन महोदय का दफ्तर का है, मैं उनसे अपने क्षेत्र के काम के स्टेटस जान लूं। मैं अंदर गई, जिस तरीके का उनका रवैया था, बहुत गलत तरीके से बात की। और उसके बाद ये मेरे साथ इन्होंने आवाज सुनी, इतनी चिल्लाने की थी कि नीचे तक के लोग ऊपर आ गए। तो वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ क्षेत्र की बॉर्डर एरिया पर बीआरओ की टीम लगातार काम कर रही है। दरअसल मलारी जोशीमठ को जोड़ने वाली एकमात्र लाइन, ये ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे आवाजाही रुक गई थी। वहीं अब बीआरओ के एक्सपर्ट इंजीनियरिंग अधिकारियों की टीम और मजदूरों की ओर से युद्ध स्तर पर वैली ब्रिज तैयार किया जा रहा है, ताकि नीति घाटी की आवाजाही शुरू हो सके। लेकिन खराब मौसम की वजह से काम में रुकावट पैदा हो गई है। हालांकि सूत्रों की माने तो लगभग 75% पुल का काम हो चुका है। बाकी बचे काम अगले 24 घंटे में पूरा होने की उम्मीद है। इस बीच आपको देहरादून से बड़ी खबर दे रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। सीवर लाइन का काम मुसीबत बन गया है। सड़कों पर लंबा जाम, लोग परेशान। बदहाल सड़कों पर आना जाना मुश्किल हो गया है। EMS इंफ्राकॉन नाम की कंपनी को टेंडर मिला हुआ है। काम में ढिलाई को लेकर लोगों में गुस्सा, लोगों ने जमकर प्रदर्शन काटा है। कंपनी के कार्यालय पर ताला लगा दिया है। अगर क्षेत्र की जनता का कोई नुकसान होता है, पानी का कनेक्शन टूट जाता है क्योंकि गर्मी का समय है, पानी का अभाव है, तो आप उसको तुरंत रिपेयर करें। उसके लिए जनप्रतिनिधि को आपके पीछे ना भागना पड़े, आपको जगह जगह लेके ना जाना पड़े। हमारा अनुरोध यह है कि आप सड़क बना रहे हैं, डिस्पेंडल कर रहे हैं, तो उसे पूर्ण रूप से डिस्पेंडल करें, जिससे सड़क का लेवल लोगों के घर के बिल्कुल लेवल से ऊंचा ना जाए, जिससे लोगों के घरों में पानी ना जाए। यही हमारे छोटे छोटे अनुरोध है। और हमारा विरोध सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि हमारे अनुरोधों को अनसुना करा जा रहा है। उधम सिंह नगर में पुलिस ने 3 क्विंटल संरक्षित मांस के साथ ही 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपी मौका पाकर फरार हो गए। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 3 क्विंटल 95 किलो संरक्षित मांस, 1 इलेक्ट्रॉनिक्स तराजू बरामद किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ उत्तराखंड गौवंश अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज कर लिया है। उनके वाहन को सीज किया गया है। बताया जा रहा है कि पूरा मामला जसपुर कोतवाली क्षेत्र का है।
जनपद में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार अभियान चला करके कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जसपुर थाना क्षेत्र में सूचना मिल रही थी कि ये 2-4 लोगों का ग्रुप है जो कि गोवंश पशु को काटने का काम कर रहे हैं और इसका मांस का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। इसी सूचना पे हमने 2 व्यक्तियों को एक सेंट्रो कार में तलाशी के दौरान 395 किलो प्रतिबंधित मांस के साथ, जिसके नाम है सानू और दूसरा है आलिम, इनको पकड़ा है। इनके द्वारा घटना में प्रयुक्त जो औजार है, चाकू, छुरी, रस्सी और इस तरह की चीज़ें पकड़ा है। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि नाजिम नाम का एक व्यक्ति है जो कि वहीं जसपुर में रहता है और ये एक डेयरी का काम करता है। डेयरी की आड़ में इसके द्वारा जगह जगह से गोवंश पशुओं को खरीद करके वहाँ पे इकट्ठा किया जाता है और रात में खेत के निर्जन क्षेत्र है वो, तो खेत के इलाके में मौका दे करके वहाँ पशुओं की कटिंग की जाती है। कटिंग करने के बाद सुबह अपनी सुविधा के हिसाब से इसके द्वारा अलग अलग गाड़ियों में छोटे छोटे उसमें मात्रा में ये मांस की वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कराया जाता है। उत्तराखंड के काशीपुर में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने 3 संदिग्धों को धर दबोचा। घटना का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह और पुलिस क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा ने संयुक्त रूप से बताया कि ये लोग बैंकों और अन्य लोगों की रैकी किया करते थे। मौका पाते ही घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 कार, 1 पिस्टल समेत 3 तमंचे और कई कारतूस बरामद किए। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच में जुटी हुई है। व्यक्तियों के विरुद्ध हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जिसमें सत्यापन से लेकर के और वाहनों और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग। इसी बीच में एक सूचना मिल रही थी कि एक स्कॉर्पियो और एक पजेरो लगातार क्षेत्र में मूवमेंट कर रहे हैं और जो कि संदिग्ध भी है। तो आज हमारी चौकी प्रभारी प्रतापपुर कम्बोज को एक संदिग्ध स्कॉर्पियो और ये पजेरो एक साथ मिले थे। इनको जब रोकने पे और तलाशी की गई तो उसमें एक पिस्टल 7.56 का, जिसके साथ 20 जिंदा कारतूस भी थे। इसके अलावा 2 तमंचे मिले हैं 315 बोर के, जिनके साथ 4 कारतूस है और कुल 3 लड़के मिले। इनके नाम क्रमशः हरमन सिंह कलेर और तरन और मनीष है। इसमें से दो लड़के हैं, हरमन जिसपे कि 2 मुकदमे हैं पहले से 307 के, और तरन पे भी अभी पंतनगर में एक 307 का मुकदमा है। इसके अलावा जो मनीष आ रहा है, इसकी क्राइम डिटेल मंगा रहे हैं। पूछताछ में पता चला कि ये लूट की योजना बना रहे थे और ये इस फिराक में थे कि कहीं कोई व्यक्ति आसान शिकार इनको मिले तो ये उसको होल्ड करके और उसके साथ लूट कर सके। इसी के लिए लगातार ये मूवमेंट कर रहे हैं। तो इस बुलेटिन में खबरों का सफर मेरे साथ यहीं तक, लेकिन ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।